अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि एक नावल है जिसे लिखा है एक नाइजीरियन ऑथर चिनुआ एचेबे ने। इस नावल की सेटिंग जो है वो 1890s के पीरियड में, जब नाइजीरिया में प्री कॉलोनिज़म था, उस वक्त रखी गई है। सबसे पहले मैं इस बुक के की फैक्ट्स क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद हम नावल को प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। तो ये नावल जो है ये 1957 में नाइजीरिया में लिखा गया और इसे 1958 में पब्लिश करवाया गया। और ये नावल हमें पोस्ट कॉलोनिज़म के बारे में बताता है। और इस नावल के एंड पे जो है ट्रेजेडी आती है, यानी ये नावल एक ट्रेजेडी है। नावल का पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट। और गाइस, इस नावल का टाइटल जो है W.B. यीट्स की एक बहुत ही फेमस पोइम द सेकंड कमिंग से लिया गया है। द सेकंड कमिंग जो W.B. यीट्स की पोइम है, उसमें एक बहुत ही फेमस लाइन थिंग्स फॉल अपार्ट, वहाँ से इस नावल के टाइटल को पिक किया है चिनुआ एचेबे ने। इतने की फैक्ट्स काफ़ी हैं गाइस, अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी स्टार्ट होती है एक जवान मस्कुलर आदमी से जिसका नाम है ओकोनक्वो। मस्कुलर का मतलब होता है ताकतवर, यानी जिसके पास जिस्मानी ताकत हो, जो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो। तो ये जवान मस्कुलर आदमी अभी अभी एक रेसलिंग में जीता है और ये एक ग्रेट रेसलर बन गया है अपने ट्राइब का, और इसकी इज़्ज़त भी काफ़ी बढ़ गई है इसके विलेज में। ये एक बहुत ही एग्रेसिव आदमी है और सबको वैसे ही ट्रीट करता है, अपनी मस्कुलैरिटी से सबको ट्रीट करता है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि ये जितना ताकतवर है, इसके फादर जो थे वो उतने ही वीक थे। इसके फादर का नाम था अनोका, जो एक बहुत ही लेज़ी म्यूजिशियन थे। इसके फादर एक बहुत ही गैर जिम्मेदार आदमी थे। उनके सर पर लोगों के बहुत ज़्यादा कर्जे थे। ज़िंदगी भर उन्होंने अपना तो कोई स्टेटस नहीं बनाया, लेकिन जाते जाते यानी मरते वक्त वो अपनी फैमिली पर बहुत ज़्यादा कर्जा छोड़कर चले गए थे लोगों का। तो इस वजह से ओकोनक्वो को अपने फादर बिल्कुल पसंद नहीं थे। गाइस, अब जब ओकोनक्वो रेसलिंग में चैम्पियन बन गया, तो उसका पास्ट चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन अभी उसको बड़ी इज्जत मिल रही है, उसकी वेल्थ भी बढ़ गई है, उसका स्टेटस भी बढ़ गया है। तो ये अपने ट्राइब में एक ग्रेट मैन तस्वर किया जाता है। इसकी 3-3 बीवियाँ, बड़ी सी ज़मीन, बहुत सारा अनाज, बच्चे, लेकिन है तो ये एक मस्कुलर आदमी। अपनी फैमिली को बहुत ही बुरा ट्रीट करता है ये, मतलब अपने मर्दाना अंदाज में जब दिल हुआ अपनी फैमिली को मारता पीटता है। लेकिन उसको अपने सबसे बड़े बेटे नवोए की बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। ओकोनक्वो का सबसे बड़ा बेटा जो है उसका नाम है नवोए। अपने बड़े बेटे नवोए में ओकोनक्वो को अपने फादर की झलक नज़र आती थी। वो सोचता था कि इसकी आदतें जो हैं वो कुछ कुछ मेरे फादर की जैसी हैं, तो कहीं ये बड़ा होकर म्यूजिशियन ही ना बन जाए। इतना क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, होप सो। अब एक दिन ओकोनक्वो के गांव वालों का झगड़ा हो गया पड़ोसी गांव से। इसी अनबन के दौरान एक 15 साल का बच्चा जिसका नाम था इकमेफ्यूना, वो ओकोनक्वो के पास आ गया और ओकोनक्वो ने फैसला किया कि वो उस लड़के को पालेगा, यानी अपने पास ही रखेगा उसको। तो ये 15 साल का लड़का अगले 3 साल तक ओकोनक्वो की फैमिली के साथ ही रहा। जब ये लड़का इस फैमिली के साथ रह रहा था, तो ये नवोए का बेस्ट फ्रेंड बन गया। ये नवोए को स्टोरीज सुनाता और उसको एनकरेज करता कि तुम अपने फादर की तरह मस्कुलर आदमी बनो, ताकि लोग तुम्हारी इज्जत करें जैसे तुम्हारे फादर की सब इज्जत करते हैं। ओकोनक्वो को भी ये लड़का बहुत अच्छा लगता था और वो इसे अपने बच्चों की तरह ही रखता था। आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा ओकोनक्वो को फादर कहने लग गया, यानी पापा कहकर पुकारता था वो उसे। तो फ्रेंड्स, जब 3 साल हो गए इस लड़के को ओकोनक्वो की फैमिली के साथ रहते हुए, तो ओकोनक्वो के ट्राइब के अंदर एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम था इजेडू। इसने ओकोनक्वो से कहा कि देखो भाई ओकोनक्वो, ये जो लड़का तुम्हारे साथ रह रहा है 3 सालों से, ये लड़का किसी और ट्राइब से है, इसकी ज़ात कोई और है। तो हमारे ट्राइब के रूल के हिसाब से इस लड़के को मारना होगा। लेकिन क्योंकि ये लड़का तुम्हें फ़ादर कहकर बुलाता है और तुम भी इसके काफ़ी क्लोज़ हो, तो तुम्हारे तो हाथ कांपेंगे इसको मारते हुए। तो ऐसा करते हैं, ये काम हम ही कर देंगे, हम ही इसको मार देंगे। जब ये बूढ़ा आदमी ओकोनक्वो से कहता है कि तुम्हें तो इस बच्चे से बहुत लगाव हो गया है और तुम इसको कैसे मारोगे, तो ओकोनक्वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम लोग क्या मुझे इतना कमज़ोर समझते हो। फ्रेंड्स, अब आप समझ ही गए होंगे कि आगे क्या हुआ। अपनी सो कॉल्ड मर्दानगी को दिखाते हुए ओकोनक्वो ने फैसला किया कि ये उस लड़के को खुद अपने हाथों से मारेगा, ताकि इसके ट्राइब के लोग इसको कमज़ोर ना समझें। तो अगले ही दिन ये सब लोग उस लड़के को, जो अब 18 साल का हो गया है, 15 साल का था जब वो ओकोनक्वो के पास आया था, उसे लेकर बाहर गए मारने के लिए और उसे मार भी दिया। लेकिन ओकोनक्वो के बेटे को, नवोए को, पता चल गया कि उसके फादर ने उसके भाई जैसे दोस्त को मार दिया है।
ओकोंक्वो जब घर आता है उस लड़के को मार कर, तो उसका बेटा उसकी तरफ आंखें निकाल कर देख रहा होता है, यानी उसे घूर रहा होता है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ टाइम के बाद वो जो बूढ़ा आदमी था इजेडू, जिसने ओकोंक्वो को कहा था कि एक में फ्यूना को मार दो, ये कुछ टाइम के बाद मर जाता है। तो इसके फ्यूनरल में इसके ट्राइब के सब लोग इकट्ठे होते हैं और बड़ी ही तहज़ीब के साथ इसके फ्यूनरल को मनाते हैं। इसको दफन कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा रश होता है वहाँ पर। तो उसी रश में ओकोंक्वो की गलती से गन चल जाती है और इसी बूढ़े आदमी इजेडू के 16 साल के बेटे को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। अब फ्रेंड्स, ओकोंक्वो ने अपने ही ट्राइब के एक बंदे को मार दिया है, तो इसकी सज़ा दी जाएगी इसको। अब ओकोंक्वो के पास और कोई चॉइस तो है नहीं, उससे ये क्राइम एक्सीडेंटली हुआ है तो उसको ज़्यादा सज़ा तो नहीं मिली, लेकिन 7 साल के लिए इसकी फैमिली समेत इसको इस ट्राइब से बाहर निकाल दिया गया। तो अब 7 सालों के लिए ओकोंक्वो अपनी फैमिली के साथ इस जगह को छोड़कर अपने मदरलैंड चला गया। अब स्टूडेंट्स, ओकोंक्वो 7 साल के लिए उस जगह को छोड़कर अपने मदरलैंड आ तो गया और यहाँ वो अपनी फैमिली के साथ बहुत हार्ड वर्क भी करता था, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्करेज फील करता था। उसको बस उसी दिन का इंतज़ार था कि कब 7 साल पूरे होंगे और वो वापस अपने गाँव जाएगा। स्टूडेंट्स, अभी तक इस स्टोरी में गोरे लोगों का रोल तो आया ही नहीं, अब आएगा। नाइजीरिया में गोरे लोगों का आना शुरू हो गया था। गोरे लोग अपने रिलीजन को फैला रहे थे, क्रिश्चियनिटी को फैला रहे थे और अपनी पावर भी कायम कर रहे थे पूरे नाइजीरिया में। तो जहाँ ओकोंक्वो पहले रह रहा था वहाँ पर भी, और जहाँ ओकोंक्वो अब रहता है वहाँ पर भी, गोरे लोगों ने ऐसा जादू किया काले लोगों पर कि तुम्हारा रिलीजन तो बहुत पुराना है, दकियानूसी है, हमारा रिलीजन बहुत मॉडर्न है और हमारे रिलीजन को अपनाओ, क्रिश्चियनिटी को अपनाओ। तो ओकोंक्वो का जो सबसे बड़ा बेटा था नवोए, वो अपने बाप को तो वैसे भी पसंद नहीं करता था जब से उसने एक में फ्योना को मारा था। तो वो अपने बाप की लगाई हुई रेस्ट्रिक्शंस, बंदिशों को तोड़कर क्रिश्चियनिटी में चला जाता है, अपना रिलीजन छोड़ देता है। अब स्टूडेंट्स, ओकोंक्वो के 7 साल पूरे हो गए हैं और वो वापस अपने गांव में आ गया है, जिस दिन का वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। अब वो अपने गांव में आकर क्या देखता है कि गोरे लोगों ने तो इसके गांव को काफ़ी बदल कर रख दिया है। मतलब उन्हीं इंग्लिशमैन्स में से एक इंग्लिशमैन जिसका नाम मिस्टर ब्राउन था, वो बहुत पुरसुकून आदमी था। उसने इस गांव में स्कूल्स ओपन करवाए, हॉस्पिटल्स ओपन करवाए। ओकोंक्वो के ही ट्राइब के बहुत सारे लोग इन स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजते थे कि एक दिन उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाएंगे और क्लर्क बनेंगे, टीचर्स बनेंगे। लेकिन जब ओकोंक्वो इस गाँव में आया तो वो जो इंग्लिशमैन था मिस्टर ब्राउन, वो तो ये गाँव छोड़कर जा चुका था कुछ हेल्थ रीजन्स की वजह से, और उसकी जगह एक और इंग्लिशमैन आ गया जिसका नाम था रेवरेंड स्मिथ। तो रेवरेंड स्मिथ जो था उसका मिजाज मिस्टर ब्राउन से काफ़ी अलग था। उसकी इस ट्राइब के लोगों से कुछ खटपट हो गई, तो इस ट्राइब के लोगों ने क्या किया, जो इंग्लिशमैन्स का बनाया हुआ चर्च था उसको जला दिया। तो रेवरेंड स्मिथ जो था उसने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को इन लोगों की रिपोर्ट कर दी, जिसकी वजह से ओकोंक्वो और उसके साथ जितने भी लोग थे जिन्होंने चर्च जलाया, उनको डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने अपने सामने पेश करवाया और उन सब की खूब पिटाई करवाई। उसके बाद इन लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन जाहिर है ये लोग बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील कर रहे थे। मोर ओवर इन लोगों को अब फ़ाइन भरना था, इस ट्राइब के लोगों को अब फ़ाइन भरना था चर्च जलाने की वजह से। जब इन्हें छोड़ दिया गया तो अगली ही सुबह ये सब लोग लड़ाई की बातें करने लगे कि इंग्लिशमैन से लड़ेंगे हम, कि उन्होंने हमारी इतनी बेइज्जती कर दी, हमारी ट्राइब में इतनी इज्जत थी। तभी उनके पास एक मैसेंजर आया। ओकोंक्वो तो पहले से ही गुस्से में था, तो उसने कुल्हाड़े से उस मैसेंजर को मार दिया। उसके बाद ओकोंक्वो ने क्या देखा कि इसके ट्राइब के जितने भी लोग थे, मतलब जो लोग इसके साथ थे, उनमें से किसी ने भी इसका साथ नहीं दिया। मतलब अब वो वक्त नहीं रहा था जैसा ओकोंक्वो समझ रहा था। अब सबको गोरों का डर था, अब इसका टाइम नहीं है, अब गोरों का टाइम है। तो स्टूडेंट्स, ओकोंक्वो ने ना कुछ सोचा ना समझा, जाकर सुसाइड कर लिया लटक कर। उसके मरने के बाद क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वहाँ पर आया तो इसके ट्राइब के लोगों ने इसकी बॉडी को हाथ लगाने से मना कर दिया, क्योंकि इसने खुद की जान खुद ही ली थी। और इस ट्राइब का रूल था कि जो शख्स सुसाइड करेगा उसकी बॉडी को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। तो ओकोंक्वो की बॉडी ऐसे ही लटकी हुई है, लोगों ने उसको हाथ नहीं लगाया। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को इस ट्राइब का ये रिवाज बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उसने क्या किया, वो नाइजीरिया पर एक बुक लिख रहा था, तो उसने इस चीज़ को नोट डाउन कर लिया कि ओकोंक्वो ने इन लोगों के लिए इतना सेक्रीफाइस किया और इन लोगों ने इसकी बॉडी को हाथ भी नहीं लगाया मरने के बाद। ये कमी थी इस ट्राइब की एक्चुअली। एक अच्छा और सच्चा राइटर वही होता है गाइस जो सिर्फ खूबियाँ ना दिखाए बल्कि खामियाँ भी दिखाए। तो चिनुआ एचेबे ने इस नावल में ऐसा ही कुछ किया, और जो बुक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने लिखी उसका टाइटल ये था। सो गाइस, इसी के साथ हमारा नावल कंप्लीट होता है।
उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आई होगी एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।